जैसा भी हमने बात करी ना, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 किसके बारे में है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि लगेगा आपकी सर्विसेज के केस में। ठीक है, इसमें जो गुड्स भी कवर होते हैं, सर्विसेज भी कवर होती है। आज के सेशन में हम सर्विसेज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने नोट्स निकाल लीजिए, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ऐप के फ्री कंटेंट्स के सेशन में। ओके, एंड देन लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली बात, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में से पेपर में क्वेश्चन आता है? हाँ जी, 100% आरसीएम में से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में से क्वेश्चन आता ही आता है। सो वी डोंट हैव एनी डाउट, आएगा नहीं आएगा। कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है कंप्लीट। अब देखो, हमारे पास ना आरसीएम कितने तरीके का आता है। एक होता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जिसमें कि आता है कि भाई ये गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया जीएसटी एक्ट ने कि भाई इन पर जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या है? वो बता रहा है कि अगर इन गुड्स या सर्विसेज को किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने प्रोवाइड किया तो आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट है 9 सबसेक्शन 5 which is for the electronic commerce operator. So let's start with the section 9 subsection 3. एक बार टेबल निकाल लो स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम गुड्स के बारे में बात करें या सर्विसेज के? तो आज हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी गुड्स यहाँ कवर होती हैं। ठीक है, पहली सर्विस जो आपके सामने आ रही है वो है अगर अपनी सर्विस कोई भी जीटीए प्रोवाइड करता है। अब ये जीटीए क्या होता है? तो जीटीए का मतलब है स्टूडेंट्स गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एक मिनट मैं आपके लिए स्क्रीन पर एक बार शो कर देती हूँ। ठीक है, आई होप सबने अपने अपने नोट्स निकाल लिए। सो हियर वी हैव अ स्क्रीन। अब पहले मैंने सर्विस आपको बोली कि अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कोई जीटीए है। जीटीए का मतलब है, देखो आजकल क्या होता है, हर कोई ना, हर कंपनी ये नहीं चाहती कि हम खुद ही अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बेयर आउट करें, क्योंकि खुद से ट्रांसपोर्ट करवाना काफी कॉस्टली होता है। सो बेटर भी कि वो किसी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को हायर कर लेते हैं कि ये हमारे गुड्स हैं, आप इसको ए प्लेस से बी प्लेस पे पहुंचा देना। ठीक है, तो उस केस में अपनी सर्विसेज कौन दे रहा है? उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अब यहां पर बोला गया अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड इवनिंग नितिका, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो अपनी सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय रोड दे रही है। कैसे दे रही है? बाय रोड दे रही है, मतलब बाय फ्लाइट, बाय शिप, ऐसा कुछ नहीं है, बाय रोड दे रही है। किसको दे रही है? सिंपल सी बात बोलूं तो किसी को भी दे रही है। तो इन दैट केस वहां पर जो सर्विस रेसिपिएंट होगा ना, उसी को टैक्स पे करना है। अब ये कुछ पर्टिकुलर सर्विस रेसिपिएंट मैंने कहा कोई भी, तो कोई भी में कौन कौन कवर होने वाला है? जो भी बिजनेसमैन होता है, यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट कि जितने भी बिजनेसमैन है ना वो यहाँ पर सारे कवर हो रहे हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करें। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? फैक्ट्री में। तो इन्होंने बोला कि अगर जीटीए को किसी फैक्ट्री ने कहा था भाई मेरे गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दोगे क्या, तो इट मीन्स इन दैट केस जो फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री यहाँ पर एक सर्विस रेसिपिएंट है। तो इन्होंने कहा भाई ये जो फैक्ट्री वाला पर्सन है, फैक्ट्री को खुद से जीएसटी पे आउट करना है, जो उसका सर्विस सप्लायर है वो जीएसटी पे नहीं करेगा। देखो अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता, तो वहां क्या हो रहा होता? जो जीटीए ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, हाँ, तो ये जो फैक्ट्री है ये जीटीए को उसकी पेमेंट देती और साथ में जीएसटी पे करती। जीएसटी जाकर ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी गवर्नमेंट को दे देती। लेकिन यहाँ पर ये गवर्नमेंट को खुद नहीं देंगे, बल्कि ये जो फैक्ट्री है ना, ये जीएसटी अपने पास रखकर खुद जाकर गवर्नमेंट को, दैट इज जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करेगा। दैट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? तो पहले मैंने बोला जो भी फैक्ट्री होगी, एनी फैक्ट्री, वो यहाँ पर टैक्स पे करेगी। तब बात आती है मैम इट मीन्स दैट फैक्ट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और दैट एक्ट, ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने सिंपल बोला भाई जो भी फैक्ट्री अपने फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए? फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए, तो बस काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यानी
सिर्फ वो वाली फैक्ट्रीज यहाँ पर कवर होंगी जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर होंगी। ओके, नाउ यू माइट बी थिंकिंग मैम फिर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना लेके आ। अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो किस बेसिस पर जाकर टैक्स डिपॉजिट करेगा? तो ऑब्वियसली उसके पास रजिस्ट्रेशन तो होगा। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सा फंडा है अपना जीएसटी का। आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से बात करनी है ना, तो यू मस्ट हैव दैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज यू कांट टॉक टू देम। ओके, समझ आ गया? क्लियर है? हाँ जी, पक्का क्लियर है? चलो ग्रेट ग्रेट देन, ठीक है, ग्रेट। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर बात करी फैक्ट्रीज की। अच्छा, और कौन होगा जीटीए में कवर? तो सेकंड हमारे पास आता है कोई भी सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स, सोसाइटी भी जो है वो अपने सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। क्या हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ये सब याद करना है? नहीं, माइंड में रखना, फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर हो, सोसाइटी है तो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर हो। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स, अगर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर वो किसी भी लॉ में जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, मतलब दैट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ, ऐसा ना हो कि वो इलीगल हो। नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी पर्सन है, फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी पर्सन है, अब इट माइट बी अ फैक्ट्री, इट माइट बी अ कंपनी, इट माइट बी एनीथिंग, अगर उसके पास कोई भी पर्सन है और उसके पास अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो फिर वो पर्सन भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने कैसे ट्विस्ट कर दिया। अब मान लो कोई इंडिविजुअल है या कोई पर्सन ऐसा है जो उसके एक्ट में रजिस्टर नहीं है बट वो जीएसटी में रजिस्टर है, तो हाँ जी वो भी यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश हुई हो। अब है इसमें एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? आप सबने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया होगा या पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। थियोरेटिकल पार्ट पूछ रही हूँ, क्या पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होना मैंडेटरी होता है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट मैंडेटरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म कि वो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होगी? जल्दी से आंसर आना चाहिए। नो, नहीं होता ना, मैंडेटरी नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन देयर चॉइस दैट दे वांट टू रजिस्टर और नॉट। क्लियर ना? तो इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के लिए कह दिया, भाई देखो ये जो पार्टनरशिप फर्म है, बाकी सबको कहा रजिस्ट्रेशन लेकर आना, इनको कहा वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, यानी रजिस्टर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम लग जाएगा अगर जीटीए उनको सर्विस दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात करी थी जीएसटी के स्टार्टिंग में रिगार्डिंग द एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो हाँ इंक्लूडिंग एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑल्सो। क्लियर? फिर आती है बात कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या? इट साउंड्स लाइक यार कपड़े कौन से लेने हैं, कैजुअल टाइप के लेने हैं या फिर पार्टी वियर लेने हैं? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। क्या होता है ना स्टूडेंट, सीटीपी का मतलब समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। हुआ क्या, एक बार ना, अच्छा क्लास में किसको वेलकम करने वाले? ऑब्वियसली चिंतामणि को, वही कंसेप्ट आपके लिए हेल्प करने वाला है कंसेप्ट समझने में। चिंतामणि बेंगलोर से काम करता था। मान लो वो वहां पर ना एक ज्वेलर है, ठीक है, उसका ज्वेलरी बिजनेस है। अब उसको लगा अरे अच्छा हरियाणा में ना एक एग्जीबिशन हो रही है, लेट्स कम इन हरियाणा ऑल्सो, और मैं यहाँ से भी सप्लाई कर दूंगा, मैं एग्जीबिशन में जिनको पसंद आई उनको सप्लाई कर दूंगा। तो दिक्कत ये आई, अगर उसको यहाँ से सप्लाई करना है तो ऑब्वियसली उसको हरियाणा से भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट जब भी हम कभी रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं ना, वहां पर क्या होता है, हमें अपने ऑफिस का एड्रेस दिखाना पड़ता है कि भाई ऑफिस का एड्रेस मीन्स कि हमें ये दिखाना पड़ता है कि हम यहाँ से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसके पास हरियाणा का कोई रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ जी, क्या उसके पास हरियाणा का कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस का, मतलब उसके पास कोई है रजिस्टर्ड ऑफिस कि जिसको दिखा दे जीएसटी वालों को, ये रहा मेरा ऑफिस, यहाँ आके देख लेना मैं काम करता हूँ? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो एग्जीबिशन के लिए आ रहा है। करे तो करे क्या? तो इस समस्या का समाधान, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकाला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन ने। उन्होंने कहा आप एक काम करो, 90 डेज होता है इसका कि आप पहले स्टार्टिंग में 90 डेज के लिए ले सकते हो, देन अगेन 90 एक्सटेंड करवा सकते हो। 90 + 90 के लिए आप यहाँ पर हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले लो।
वी नो आपका कहीं ना कहीं पर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहां पर आप एज अ CTP, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। अब यहाँ पे ना आई एम 100% श्योर आपके माइंड में आया होगा, मैम फिर CTP की तरह ही रजिस्टर करवा लेना हर कोई, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जाना क्यों है? तो आप उसकी भी कहानी सुन लो। ये जो CTP होता है ना, इसको अपना टैक्स एस्टिमेटेड बेसिस पर एडवांस में डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अब उन्होंने यहाँ पर बात करी, लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कंसेप्ट आता है CTP का अलग से, मैं वहां पे लिखवा दूंगी। ओके, अभी सिर्फ समझ लो। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए बोला भाई, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, यानी इंडिया में लोकेटेड है, तो यस वो भी यहाँ पर GTA की RCM की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक सबको? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी आउट, जल्दी से बोलो, जल्दी से मैसेज कर दो। हाँ जी, यस, ग्रेट ग्रेट। अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है, लेकिन अब जो बात बताने वाली हूँ ना, वो इस पूरे, वो कहते हैं ना, अरे ये क्या किया, सारे के सारे इमोशंस बदल दिए। हाँ जी, यहाँ पर आकर सारा ट्विस्ट आने वाला है। वो क्या है? वो GTA जो कि टैक्स, देखो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को क्या बोला गया है, GTA को ना 2 टैक्स रेट दे दिए, 2 टैक्स रेट, यस 2 टैक्स रेट। एक तो GTA को बोला कि भाई आप जो अपना टैक्स पे करना चाहते हो ना, वो 5% के हिसाब से कर दो। 5 यानी 2.5% का CGST हो गया एंड 2.5% का SGST। क्लियर है? यस। अच्छा, या फिर आप एक काम करो, आप 6 + 6, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 + 6 कितना होता है? हाँ जी, 6 + 6 कितना होता है? 12 ना? यस। चलो, या फिर आप 12% के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर दो। 12 यानी 6% CGST, 6% SGST। ओके, अब एक एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन आपके माइंड में क्या हो रहा, मैम मैं 5% वाले पे रहूंगा ना, मैं 12 पे क्यों जाऊंगा? मतलब मैं क्यों ऐसा करूं, या मैं क्यों ऐसा करूंगी कि अरे नहीं ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 5% का टैक्स पे कर सकता हूं, मैं स्टिल 12 पे जाऊं? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो 5% वाली कैटेगरी है, ये ITC क्लेम नहीं कर सकते, बट यस दे कैन क्लेम देयर ITC। ओके, अब इन्होंने कहा ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है ना, ये किन पर चलेगा? हु हैज नॉट पेड CGST एट द रेट ऑफ 6%। इट मीन जो अपना टैक्स 5% के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, 2.5 + 2.5, ये सिर्फ उनके ऊपर चलेगा, बाकी किसी पर ये नहीं लगेगा। अच्छे से समझ लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछो यहाँ पर। क्या कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द RCM? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 100% इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। RCM में से भी GTA में से बहुत ज्यादा बार जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, इवन इन द फाइनल लेवल ऑल्सो। एक बार और बता दूं? ओके, देखो अगदी यहाँ पे क्या रहता है, हमारे पास ना GTA यानी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाले को 2 ऑप्शन दे दिए, 2 ऑप्शन समझो यहाँ पर, ठीक है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन कि उसको जो टैक्स पे करना है ना, यानी उसकी जो प्रोडक्ट, उसकी जो सर्विसेज पर टैक्स लगेगा, वो किस बेसिस पर लगेगा? वो टैक्स लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ 12%, दैट इज 6% का CGST लगेगा और 6% का SGST लगेगा। समझ आया? ठीक है, ये है उसके पास ऑप्शन नंबर 1। ये कहीं पर नोट डाउन भी कर लेना साथ साथ, ओके, या तो नोट्स में या बुक पे, नोटबुक में कहीं भी लिख लो। ऑप्शन 2 उसको दिया कि आप जो टैक्स पे करोगे ना, वो 5% के अकॉर्डिंग कर दो, यानी 2.5% का CGST और 2.5% का SGST। ठीक है, ये अब कोई भी पर्सन ऑप्शन 2 को ही सिलेक्ट करेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ 12% का टैक्स जा रहा है और यहाँ 5 का। देखो इसको कह दिया, अगर आप हाई रेट ऑफ टैक्स दे रहे हो, यानी 12% का टैक्स दे रहे हो, ठीक है, तो अब मान लो स्टूडेंट, उसने जो सर्विस सप्लाई करी वो 100 रुपीज की करी, तो टैक्स कितने का पड़ेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 12%, 12 रुपीज। उसने सर्विसेज या कुछ गुड्स परचेज किए थे, सर्विस रिसीव की थी, उस पर टैक्स पे किया था, तो उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था, कितने का? सपोज मान लो 5 रुपए का, तो
तो अब वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 7 रुपीज। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। बट इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स रेट लोअर कर दिया, तो उन्होंने कहा भाई यहां पर यू कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। इट मीन्स 100 रुपए की मान लो सर्विस दी है, 5% का टैक्स रेट लग गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 रुपीज। तो कंप्लीट 5 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। यू कांट से आउट कि भाई मेरा 5 रुपए का आईटीसी मेरे पास है। ठीक है, तो ये देखकर वो पर्सन सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन से ऑप्शन में आना है। अब यहां पर इन्होंने कहा ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा अगर जीटीए ने, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने ऑप्शन 2 ऑप्ट आउट किया है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? ग्रेट, चलो ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया है। यहाँ पर ये था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के लिए। अब एक बात आती है, आपको मैं ना पूरे आरसीएम के लिए या फिर आगे आएगा जीएसटी कहाँ पे नहीं करना, एक बहुत ही ना एक फैक्ट की बात बताती हूँ, और वो ये है स्टूडेंट कि आप मैक्सिमम जगह पर देखोगे गवर्नमेंट जो है ना वो अपने आप को टैक्स कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर कर पैसा गवर्नमेंट के पास आना है, तो वो बाकी कामों पर ध्यान दे या खुद से टैक्स पे करे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया, आरसीएम कब कब नहीं लगेगा अगर जीटीए ने अपनी सर्विस, वही थ्रू रोड बाय रोड का ही पॉइंट चल रहा है और किसी का पॉइंट नहीं है आरसीएम में, जीटीए ने अपनी सर्विस बाय रोड अगर किसको प्रोवाइड कर दी है, अगर उसने अपनी सर्विस बाय रोड किसी डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की है, या फिर लोकल अथॉरिटी दैट इज लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, या कोई गवर्नमेंटल एजेंसी है, सो इन ऑल दीज केसेस क्या होगा, आरसीएम नहीं लगेगा, जीटीए जाकर खुद टैक्स पे करेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अच्छा अब इसमें इन्होंने क्या कहा, यहां तक समझ आ गया। इसकी का जो है शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो कि अगर जीटीए ने अपनी सर्विस लागेगा को दी है, लागेगा मीन्स एलए लोकल अथॉरिटी, जीई गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट्स, जीए गवर्नमेंट की जो है एजेंसीज। ठीक है, लेकिन अब उसने यहां पर बोला कि ये जो पर्सन है ना, अब बात आई भाई गवर्नमेंट को ये छूट क्यों मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सुनो, इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, अब एक नया सेक्शन आपके सामने आने वाला है, दैट इज सेक्शन नंबर 51। तो पहले तो ये बताओ यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक के डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल बी अ न्यू सेक्शन फॉर यू गाइस। यहां तक के डाउट्स क्लियर हुए हैं? चलो ठीक है, ग्रेट। अब क्या कहा, अगर सर्विस इन पर्संस को दी है, प्लस इन्होंने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया था, इन्होंने रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया था कि इनको टीसीएस का प्रोविजन इन पे कौन सा, इन पे सेक्शन 51 लग रहा था। अब ये क्या नया पॉइंट आ गया सेक्शन 51, अरे जैसे अब तक इजी लगा है ऐसे इजी लगने वाला है, सो डू नॉट वरी। ठीक है, मैंने बोला अगर इन पर टीडीएस का पॉइंट आ जाएगा, टीडीएस क्या होता है पहले ये समझ लो। अब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के केस में ये बोला जाता है कि अगर वो किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज बोली हुई है, तो उन केस में वो पेमेंट करते टाइम पर, मान लो चिंतामणि को 1 लाख रुपए देने हैं, तो पेमेंट करते टाइम पर ही ना उसमें से कुछ पार्ट वो टीडीएस यानी कि उसका कुछ पार्ट, पेमेंट का कुछ पार्ट एज अ टैक्स डिडक्ट कर लेंगे और उसको वो डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में दे देंगे। अब ये जो पर्सन है, गवर्नमेंट है, अगर इसने टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट करना है, मान लो 100 रुपए में से 1 रुपए को डिडक्ट करना है, ठीक है, तो अब 1 रुपया जाकर उसको जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है कि भाई मैंने चिंतामणि से लिया, हाँ जी, तो इस वजह से उसने अपना रजिस्ट्रेशन लिया। अब ये पूरा रजिस्ट्रेशन लिया जाता है एज पर सेक्शन 51। तो अगर वो ये कह रहा है ना जीटीए कि भाई देखो मैंने इस पर्सन को यानी गवर्नमेंट वाले पार्ट को मैंने सर्विस दी थी, जीटीए की बाय रोड दी थी, इनके पास तो रजिस्ट्रेशन है, फिर आप इनसे भेदभाव क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है that is only for the purpose of section 51, so in that case students RCM नहीं लगेगा। अगर नॉर्मली उनके पास रजिस्ट्रेशन होता तो RCM लगता। क्लियर हुआ? पूरा पॉइंट क्लियर हुआ है?
जल्दी से मैसेज कर दो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। हाँ जी, यस, ओके, सबको समझ आ गया? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए बाकी स्टूडेंट्स भी। चलो ग्रेट, कहीं डाउट है ना, सो यू कैन आस्क मी इवन द 100 टाइम्स, ओके, बट हाँ माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, करें फिर आगे पॉइंट। अगदीप समझ आ गया? ग्रेट, तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 1। कौन सा था? पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट 1 में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा? पॉइंट 1 पे हमने सीखा कि अगर आरसीएम पहले जीटीए के केस में कब लगता है। ठीक है, ये था सबसे इसका लेंथी वाला पॉइंट, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आओ अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में उसने कहा अगर कभी भी पर्सन, कौन अपनी सर्विस किसको दे रहा है, देखो इन्होंने ये बात बोली कि भाई अगर कोई भी एडवोकेट अगर किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विस दे रहा है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, ठीक है, तो कोई भी, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ठीक है, आप वरना याद करते रह जाओगे एडवोकेट की वो वाली कैटेगरी, एडवोकेट की ये वाली कैटेगरी। आई एम सिंपली सेइंग कोई भी एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विस दे रहा है, यानी उनके लिए कुछ लीगल सर्विस दे रहा है, लीगल केसेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी, तो इन दैट केस डेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम। एडवोकेट्स को क्या बोला? आप एक काम करो, लीगल मैटर्स को संभाल लो, जीएसटी वाला जो काम है ना वो बिजनेस एंटिटी खुद हमें टैक्स दे देगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई कोई लीगल केस लड़ रहा है और हमें सबको पता है लीगल केस लड़ना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो अगर सर्विस सप्लाई कर रहा है कोई भी, अब कोई भी मतलब अब चाहे वो एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट हो, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो, चाहे एडवोकेट की फर्म्स हो, अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम क्या जूनियर मैंने कहा कोई भी एडवोकेट, ठीक है, सीनियर एडवोकेट तो बस एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है कि भाई सीनियर पर अलग से क्वेश्चन आ गया तो पता हो कि ये भी इंक्लूड है, तो कोई भी हो यहाँ पर लगेगा आपको आरसीएम, क्लियर। बट अपनी सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन को दे रहे हैं, ओके। लीगल सर्विस का मतलब कि वो उसको कोई एडवाइस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, लॉ के किसी मैटर में असिस्ट कर रहा है, या कहीं जाकर उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, अथॉरिटी में, ओके। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 2, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया क्या? यार आप लोग ना बस जल्दी से बोल दिया करो क्लियर या नहीं हुआ, क्योंकि ना वो सुनने में बड़ा मजा आता है कि हाँ क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो डाउट सॉल्व करने में उससे भी ज्यादा मजा आता है, क्लियर है ये। अब एक बात बताओ, हमने बात कर ली एडवोकेट्स के बारे में, नेक्स्ट जो है बात हो रही है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बारे में, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। मैम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आपने तो कहा था कि अगर कोर्ट अपनी सर्विस देती है, ठीक है, कोई फैसला सुना रही है, तो वो तो शेड्यूल 3 में था ना, नेगेटिव लिस्ट, यस। अब यहां पर सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोर्ट, मैं क्या बोल रही हूं आपको ध्यान से सुनना, कोर्ट जो होती है स्टूडेंट दैट इज नॉट एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोर्ट का मतलब अलग होता है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अलग होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, 2 से 3 या ज्यादा लोगों का एक बेंच बना दिया, ठीक है, कि कमेटी बना दी, भाई आप जो है ना इनका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वाला करवा दो, यानी कि वो एक तरीके से ना आर्बिट्रेशन यानी नेगोशिएशन वहां पे वो उनको करवा देते हैं। तो इन्होंने कहा कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर अपनी सर्विस किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस केस में भी वहां पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्लियर हुआ? अब ध्यान से मेरी बात समझना, इट्स नॉट अ ट्रिब्यूनल, इट्स एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ट्रिब्यूनल दैट इज अ लीगल अथॉरिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब हुआ जो आपस में आर्बिट्रेशन करवाकर उस फैसले को, उस केस को सुलझवाते हैं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी आती है, अगर स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन, अब मेरी अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कंपनी ज्यादा बड़ी होती है या कोई और पर्सन? नॉर्मली में किसके पास उसका जीएसटी का अच्छा खासा एक एम्प्लॉयबल पर्सन होंगे? हाँ जी,
किसने अपना ना एक अलग से जीएसटी डिपार्टमेंट अपने उसमें बना रखा होगा, भाई जीएसटी की सारी बातें तुम संभाल लेना, कंपनी ने ना। यस, तो इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, अगर कोई भी किसी कंपनी दैट इज किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देगा, कोई भी पर्सन दे रहा हो अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को देगा जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, दैट इज आरसीएम। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर टू यू गाइस? क्या बोला मैंने, अगर अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसको दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, सो दैट शेल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? चलो ग्रेट, ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5, हाँ पॉइंट नंबर 5 अभी स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन दैट इज कल के सेशन में करवाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा जाता है हमारा। पॉइंट 5 एंड पॉइंट 5A दोनों कल के सेशन में होंगे। अभी आप एक बार पॉइंट नंबर 5B पर आ जाओ, ठीक है? आज फिर वो बीच में रह जाएगा पॉइंट, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बीच में टॉपिक रह रहा है। सो पॉइंट 5B पर आ जाओ। अच्छा आप एक बात बताओ, आप में से किसको पता है कि बिल्डर को प्रमोटर भी कहते हैं? किस किस को पता है दैट बिल्डर को प्रमोटर भी कहते हैं? जल्दी बोलो जल्दी। नहीं पता, ओके। तो देखो स्टूडेंट, जीएसटी टर्मिनोलॉजी में, लीगल टर्मिनोलॉजी में जो बिल्डिंग बनाता है दैट इज बिल्डर, उसको ना प्रमोटर भी कहा जाता है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, ओके? समझ आया? तो जहां भी मैं प्रमोटर बोलूंगी दैट इज अ बिल्डर। अब पता है क्या होता है, काफी सारी सिटीज में ये होने लगे है कि मान लो एक पर्सन की ना लैंड है, अच्छा लैंड की वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है? जो जमीन होती है कोई, उसकी वैल्यू, लैंड खाली प्लॉट की वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है? या मैम बहुत ज्यादा होती है वो तो। हाँ जी, क्या लगता है? बहुत ज्यादा होती है ना? अब यहाँ पर क्या होने लगा है ना, ये बेसिकली कहाँ पर चलता है, मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन देके बताती हूँ। क्या होने लग गया आजकल कि मान लो कहीं पर ना किसी को कोई सोसाइटी बनानी है या कुछ बनाना है, अब उसने सोचा यार मैं यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनानी है, मैं इस लैंड को खरीदना तो चाहता हूँ, देयर कैन बी 2 चांसेस, ऑनर बेचना ही नहीं चाहता, ठीक है? या फिर सेकेंड, भाई उसको लग रहा है इतनी करोड़ों की लैंड है कि आई एम नॉट एबल टू परचेज इट, सो करें क्या? वो स्टूडेंट्स, ये जो लैंड का ऑनर है, ये रहा लैंड का ऑनर, ठीक है? इस लैंड के ऑनर के पास जाएगा और कहेगा आप लैंड नहीं बेचना चाहते, ठीक है? या फिर सेकेंड ऑप्शन, मैं खरीद नहीं सकता, ओके, आप मुझे इस लैंड पर कुछ बनाने के राइट्स तो दे दो। यानी इन दैट केस बिल्डिंग पे मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार जमीन पे नहीं है, लैंड पे नहीं है। तो इस केस में स्टूडेंट्स, ये जो ऑनर है, लैंड ऑनर, ठीक है, ये इस पर्सन को ना डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर कर देता है कि हाँ आप इस बिल्डिंग, आप इस जगह पर लैंड पर कुछ बना सकते हो, वो अधिकार मैंने आपको दे दिया, ठीक है? दैट इज टीडीआर। टीडीआर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है? या सेकंड हम इसको कहेंगे, वो कहेगा कि आपकी लैंड का मुझे इतना एरिया दे दो कि मैं कुछ बना सकूं, दैट इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एफएसआई। उसको हम फ्लोर की स्पेस में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है? अब इन्होंने कहा कि जब भी ये जो ऑनर है ये इस प्रमोटर को ऐसा कुछ ट्रांसफर और डेवलपमेंट राइट यानी अपनी सर्विस दे रहा है, लैंड तो दी नहीं उसने, लैंड दी होती तो फिर तो बात ही नहीं थी, वो तो शेड्यूल 3 था, उसने सर्विस दी है, डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर कर दिए या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया। तो इन दैट केस, ऑल्दो दिस ऑनर, लैंड ऑनर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये सप्लायर है, बट हम सब देख सकते हैं यार, जिसकी लैंड है उसको कहाँ जीएसटी के बारे में इतना पता होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस वो कैसे संभालेगा? तो प्रमोटर को बोला आप रेसिपिएंट हो बट आप ही जीएसटी पे करोगे, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। समझ आया और इंटरेस्टिंग लगा? हाँ जी, समझ आया, इंटरेस्टिंग लगा ना? यस, ग्रेट ग्रेट। चलो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 5B। अब 5C क्या है? अब वो पर्सन कहने लगा भाई देखो मैंने ना एक्चुअली देखो आपको डेवलपमेंट राइट्स भी नहीं देने, मैं राइट्स भी अपने पास रखूंगा, फिर क्या करें? अब दोबारा से प्रमोटर गया, बिल्डर गया, सर बात सुनो ना, आपको राइट्स भी ट्रांसफर करने नहीं, आप मुझे कम से कम, क्योंकि मैं देखो एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरे को वहां से पैसा भी कमाना है,
तो आप मुझे 30 साल या उससे ज्यादा 30 इयर्स और मोर के लिए क्या आपकी प्रॉपर्टी लीज पर दे दोगे, लैंड लीज पर दे दोगे? उसने कहा हाँ दे दूंगा। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर दे रहा है, लॉन्ग टर्म लीज होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब जीएसटी में 30 इयर्स और मोर। सो इन दैट केस ऑल्सो ये जो सर्विस रेसिपिएंट है दैट इज प्रमोटर, वही टैक्स पे करेगा, सप्लायर नहीं पे करेगा। समझ आया या नहीं आया? तो अगर कोई भी पर्सन लॉन्ग टर्म लीज पर अपनी लैंड दे रहा है, अच्छा मैम अगर बनी बनाई बिल्डिंग दे दे, नहीं स्टूडेंट्स, बनी बनाई बिल्डिंग का केस नहीं है ये, बेसिकली जो लैंड का केस भी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस रेसिपिएंट है दैट इज प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है? बिल्डर का काम वो लेकर और उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वहीं अप्लाई होगा जहां प्रमोटर ले रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसने लैंड लीज पर ले ली, अब उसको कुछ लीज पेमेंट दे रहा है, रेंटल पेमेंट, या इसको कई स्टेट्स में सलामी कॉस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ भी प्राइस दे रहा है तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ओके, हाँ जी समझ आ गया? तो यहाँ पर 0.5 बी भी कवर हो गया, इसी में 0.5 सी भी कवर हो गया। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, आपके पास रिकॉर्डिंग 100% अवेलेबल रहती है, कि ये वाले जो मैं चार्ट्स बना रही हूँ ना, इनको बना जरूर लेना, ठीक है। क्योंकि रिविजन करते टाइम पर ना यही माइंड में ज्यादा बैठते हैं कि हाँ अच्छा हाँ ठीक है मैम ने ऐसे करके बोला था। ओके क्लियर? ग्रेट ग्रेट। चलो फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पर ओवर करते हैं। कल के सेशन में ये जो हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट है, हाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी वाया द मैसेज बॉक्स फॉर श्योर। तो पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको बोला है कि अगर जो सर्विस है वो कौन किसको दे रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी अपनी सर्विस देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो इन दैट केस भाई गवर्नमेंट ने बचा लिया खुद को, कौन टैक्स पे करेगा? दिस बिजनेस एंटिटी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले क्या होता था ना, अगर कोई पर्सन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देती है, अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है? सर्विसेज की सप्लाई है, सबको पता है? यस, पहले ये पॉइंट था। फिर यहां पर लेकिन एक पंगा होता था, एक क्या था यहाँ पर प्रॉब्लम, कि यहाँ पर रेसिपिएंट सिर्फ बिजनेस एंटिटी थी, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी रेंट पे देती थी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को, तो फिर इन दैट केस ना आरसीएम नहीं आता था और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो उन्होंने इस एंट्री को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। क्या करा? सुनो मेरी बात, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप ये सोच लेना आप यहां पर ही अपना 2 to 3 मार्क्स का एक पॉइंट कवर कर रहे हो। एंट्री नंबर 5 से उन्होंने इसको निकाल दिया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और इसके लिए फिर एक नई एंट्री बनाई, एंट्री नंबर 5A। उसमें कहा भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी को भी, एनी पर्सन, नाउ दे हैव मेड द एंट्री एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर वो सर्विस दे रहे हैं, कौन से पर्सन को? हु इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी, हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर वो उसको सर्विस दे रहे हैं ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आरसीएम लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। यानी पहले जो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी के लिए था, अब उन्होंने उसको बिजनेस एंटिटी तक लिमिटेड नहीं रखा और उसको हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल कर दिया। समझ आ गया यहां तक? हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? जल्दी से हाँ या ना कर दो। नहीं समझ आया डाउट बोल दो कि मैम डाउट सारे समझ आ गया तो मैसेज कर दो कि जी समझ आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। अर्घदीप क्लियर है? चल ओके, अब यहां पर बात आई तो एक तो पॉइंट आ गया कि एक्सक्लूडिंग में क्या रहता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो एक्सक्लूजन वाला पॉइंट रहता है
दैट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके पीछे का लॉजिक वी हैव अंडरस्टूड कि भाई क्या चल रहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है ना, अब वो पॉइंट आता है, यहाँ पर लिख लेना, यू ऑल हैव दीज नोट्स ना, कि कौन से वाली सर्विस। अब उन्होंने कहा अगर सर्विस सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, वही गवर्नमेंट वाला पार्ट सप्लाई कर रहा है, कौन सी सर्विस दे रहा है, सील की सर्विस। कौन सी सर्विस, सील की सर्विस। अब ये सील की सर्विस क्या है, तो देखो स्टूडेंट, सील की सर्विस का मतलब क्या रहता है। सील की सर्विस मतलब अगर उसने सर्विस दी है, जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है, अगर उसने सील की सर्विस दी, सील मतलब स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, S फॉर स्पीड पोस्ट, E फॉर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, A फॉर एजेंसी एंड L फॉर लाइफ इंश्योरेंस। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट ने इन चारों सर्विस में से कोई सर्विस दी है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स उसने क्या बोला, भाई यहां पर भी RCM नहीं लग रहा। समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो, जल्दी। समझ आया या फिर नहीं आया यहाँ पर, क्लियर? चलो ग्रेट। अच्छा, अब बात आती है मैम, इन्होंने ना यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज provided to a person but other than central government, state government, union territory, local authority। अब ये क्या बात हुई, तो सुनो स्टूडेंट्स क्या रहता है। ठीक है, इन्होंने बोला भाई फर्स्ट एक्सक्लूड हो गया, यहाँ से कौन सा एक्सक्लूड हो गया, चाहे तो साथ में नोट्स बनाते रहना, हैंड रिटन भी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। सेकंड उसने कहा अगर सील की सर्विस दी है, कौन देता है सील की सर्विस, पोस्टल डिपार्टमेंट। और पोस्टल डिपार्टमेंट किसका होता है, बताओ जल्दी से, गवर्नमेंट का। ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज की बात नहीं करी। सील मतलब स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विस एंड लाइफ इंश्योरेंस। किसको दी सर्विस, इन्होंने कहा अगर इन्होंने अपनी सर्विस किसी भी पर्सन को दी है, सो इन दैट केस दैट विल बी नॉट कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब वो जो बंदा आया है ना, वो खुद से टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, मतलब वो आकर पोस्टल डिपार्टमेंट को टैक्स पे करेगा और पोस्टल डिपार्टमेंट जाकर जो है वो GST डिपार्टमेंट को टैक्स देगा। साथ में एक लाइन ऐड हो गई भाई, अदर देन, यानी ये जो रेसिपिएंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। क्यों, द रीजन बीइंग, यहां पर आकर आपके पास अभी एक नया चैप्टर आएगा, एग्जाम्पशंस अंडर GST। ये कैटेगरी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कवर होती है। ठीक है, तो वहां पर हम इसके बारे में जो है काफी डिटेल में बात करेंगे कि कब कब जो है ये एग्जाम्प्ट होगा, कब एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहां तक का सारा पॉइंट। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको बोला कि भाई अगर, अब मैं इसको समराइज कर रही हूं फाइनली, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी ने अपनी सर्विस दी है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इन दैट केस RCM विल बी एप्लीकेबल। बट दो यहाँ कवर नहीं होंगे। फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 5A में कवर हो रहा है। सेकेंड, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विस दी है और अगर वो कौन सी सर्विस दी है, उसने सील की सर्विस दी है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगी। अब इसको याद रखने का द बेस्ट वे, आप मुझे एक बात बता दो, आप कभी भी स्पीड पोस्ट करवाने अगर जाते हो GST लगता है? हाँ मैम, GST लगता है। क्या वो GST हमसे चार्ज करते हैं? हाँ करते हैं। सो दैट इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट कि भाई वहां पर जो है हम एज अ रेसिपिएंट पोस्टल डिपार्टमेंट को ही देकर आ रहे हैं, तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, हम गवर्नमेंट को देने नहीं जा रहे। क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट? चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है। पहली हमने बात करी पोस्टल डिपार्टमेंट वाली हो गई, फिर उसने कहा और कौन सी है। अब सेकेंड सर्विस जो यहाँ पर मतलब कि जिस पर RCM नहीं लगेगा, दैट सर्विस शैल बी इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल, दैट इज एयरपोर्ट या फिर शिप पोर्ट है, ठीक है, उसके आउटसाइड और इनसाइड, प्रेजेंट मतलब होता है उसके आसपास का एरिया, वहां के थ्रू अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई भी सर्विस किसी भी बिजनेस एंटिटी को दी है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो भी उस पर भी ये पॉइंट दैट इज RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर?
ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट इज सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ एन एयरपोर्ट। ओके, चलो अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि प्रेसेंट का मतलब होता है आसपास का एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, अब वो एयरपोर्ट या पोर्ट के अंदर का एरिया हो या बाहर का एरिया हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ने दी है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो इन दैट केस दैट विल आल्सो बी नॉट कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, फोर्थ, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अगर भाई गवर्नमेंट ने सर्विस दी है ना ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, तो फिर वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगी। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स? अगर गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस गवर्नमेंट ने दी है तो इन दैट केस ऑल्सो वहां पर भी ये जो पॉइंट है दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब आप यही सोच रहे होंगे मैम वैसे ही एप्लीकेबल, मतलब चलो बाकी बातें समझ आई, जो बंदा पोस्ट करवाने जा रहा है उसको लगेगा यार स्पीड पोस्ट करवाऊं, 50 रुपए की स्पीड पोस्ट होगी, मैं जाकर फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करूं, इतना कैसे करूंगा? ठीक है, पर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन यहाँ क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कैटेगरी थी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में काफी हद तक कवर होती है, जो भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में। क्लियर? ओके, 5A वी हैव कवर्ड नाउ, आपको समझ आ गया कि भाई अगर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है। 5B आपको समझ आ गया था, हमने बात कर ली थी। 5C की भी हम बात कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म लीज वाली। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दैट इज पॉइंट नंबर 6। अब ये क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 ने ऐसा क्या बोला जो मेरे को लग रहा है कि अरे ऐसा पॉइंट, यस। अब मुझे आप यहाँ पर एक बात बताओ, कल को आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना, अच्छा डायरेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? किसी कंपनी का, बॉडी कॉर्पोरेट का, या फिर दोज हु वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कि आप अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो, ऐसा कौन कौन है? यस और नो? कहीं ना कहीं सपना तो होगा। हाँ जी, हाँ हाँ मैम, कहीं ना कहीं तो ये सपना है ही, डेफिनेटली सपना है ना। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि देखो, अगर किसी ने भी अपनी सर्विस दी है, कौन से वाली सर्विस दी है? अगर कोई भी डायरेक्टर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है, अब वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो सर्विस सप्लायर कौन है? मैम डायरेक्टर है। रेसिपिएंट कौन है? कंपनी है। ऑब्वियसली डायरेक्टर अपनी सर्विसेज जो है वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है। अब इस केस में उन्होंने बोला कि देखो, अगर यहां पर बात आती है, दैट इज द नेक्स्ट एंट्री, कोई भी डायरेक्टर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, एक ही बात हुई, ठीक है, अपनी सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहा है? सॉरी, डायरेक्टर जो है अगर वो अपनी सर्विस दे रहा है किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इन दैट केस क्या लगता है कि सप्लायर को जाकर जीएसटी पे करना चाहिए गवर्नमेंट को या फिर इस रेसिपिएंट को? ऑब्वियसली मैम, कंपनी के पास तो पूरा का पूरा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, तो वो खुद ही टैक्स पे कर देंगे ना। बेचारे डायरेक्टर को क्यों जाना कि पहले वो टैक्स कंपनी से लेगा फिर जाकर वो गवर्नमेंट को पे करेगा कि भाई मैं सप्लायर हूं, नहीं ना। तो इन दैट केस ऑल्सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। अब एक बात यहां पर ध्यान से, बट ये जो डायरेक्टर होगा वो फॉर श्योर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा। अगर वो वहां पर डायरेक्टर्स को कंपनी का एम्प्लॉय मानते होंगे तो आरसीएम कैसे आ सकता है? क्योंकि इन दैट केस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विस दी तो वो कहां कवर हो रही थी? मैम शेड्यूल नंबर 3 में, दैट इज नेगेटिव लिस्ट, नो जीएसटी। ओके, ठीक है, ये पॉइंट भी कवर होता है हमारा यहाँ पर। अब आता है पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है? अच्छा, कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट का फोन आया, सर इंश्योरेंस लेना है क्या? मैम इंश्योरेंस लेना है क्या? हाँ मैम, आया है। ओके, अब पता है क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे बिजनेस प्रोक्योर करती है, बात सुन लेना। आपको लगता होगा कि वो जो इंश्योरेंस एजेंट आपको कॉल कर रहा है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी में बैठ के कॉल कर रहा है, बट द रियलिटी इज नॉट दिस। क्या है, आजकल तो ये काम ना फ्रीलांसर्स भी कर रहे हैं, किस बेसिस पर? मतलब वो कहते हैं आप अपना ना सारा डाटा दे दो। उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस को कहा, सुनो डाटा दे दो, या चलो ठीक है, हम मार्केट में बैठे हैं, हमें मार्केट नॉलेज है,
हम आपके लिए बिजनेस लेकर आएंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपसे कमीशन चार्ज कर लेंगे। इट मीन्स इट इज क्लियरली एविडेंट दैट इंश्योरेंस एजेंट जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो इन दैट केस अब देखना है यहाँ पर, और इसका आंसर मुझे आप देने वाले हो, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। आंसर देने के लिए रेडी हो जाना। हो क्या रहा है ना, एक इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट ने अपनी जो सर्विस है वो एक इंश्योरेंस बिजनेस को दी है। इंश्योरेंस बिजनेस इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी फॉर श्योर, वरना इंडिया के बाहर वालों से हमें मतलब नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इंश्योरेंस बिजनेस को अपनी सर्विस दी है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये इंश्योरेंस एजेंट जो कि सप्लायर है, इसको जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, सारे टैक्स के कॉम्प्लिकेशंस प्रोसीजर पूरे करने चाहिए, सारी टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह खुद देखनी चाहिए, या फिर इसके कंपैरेटिवली इंश्योरेंस बिजनेस को जाकर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए? किसके लिए ज्यादा इजी रहेगा, इंश्योरेंस एजेंट के लिए या इंश्योरेंस बिजनेस के लिए? टेल मी गाइस। क्या लगता है? Is it easy for the insurance agent to do all the tax complications, to all the legal obligations, or for the insurance business? For sure, ma'am, for this recipient, that is insurance business. तो इसीलिए कहा भाई देखो, आपके पास तो अपना पूरा का पूरा टैक्स डिपार्टमेंट होगा, आपका पूरा बिजनेस है, वो एजेंट है, वो कैसे करेगा? तो एक काम करो, आप यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर हमको आकर टैक्स पे कर देना। क्लियर? अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द बैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक से कोई लोन लेता है, एक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया और वो बैंक के रुपए वापस नहीं कर रही, तो क्या करे? बैंक वो असेट्स वाला सेल कर देगा। अच्छा अगर थोड़ा सा मुश्किल हुआ, फिर द वेरी फर्स्ट थिंग अपने एम्प्लॉयज भेजे। नहीं, मैं एम्प्लॉयज की बात, मैं क्या कहीं भी किसी एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही, एम्प्लॉय शेड्यूल 3 में कवर हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया, ऐसे मामलों में जरूरत होती है रिकवरी एजेंट्स की, जिनको ये ना पूरा एक्सपीरियंस होता है दैट हाउ टू रिकवर द मनी फ्रॉम द बोरोवर्स हु आर नॉट रीपेइंग द मनी टू द बैंक। ठीक है, तो इन दैट केस अब देखना है यहाँ पर हो क्या रहा है, और आपके आंसर्स मुझे थोड़ी जल्दी चाहिए इस बार। रिकवरी एजेंट ने, रिकवरी एजेंट मतलब क्योंकि पैसा रिकवर कर देता है, रिकवरी एजेंट ने अपनी सर्विस दी है बैंक को, यानी who is the service supplier here? Recovery agent. Who is the recipient here? Bank. So who should pay tax to the government? किसको सारी लीगल ऑब्लिगेशंस वगैरह पूरी करनी चाहिए? क्या लगता है दोस्तों? हाँ जी, ऑब्वियसली बैंक को। बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों भाई बैंक के पास पूरा टैक्स डिपार्टमेंट है, रिकवरी एजेंट कैसे करेगा? तो यहां पे भी लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके यस, चलिए ये पॉइंट भी कवर होता है हमारा। अब आता है पॉइंट नंबर 8 हो गया। अच्छा अब ये चाहे कोई बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, और चाहे कोई एनबीएफसी हो, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, जो बैंक नहीं है बट जिसका काम फाइनेंस का है। अब आता है पॉइंट नंबर 9। ये क्या कह रहा है? अब इसको करने से पहले मुझे एक बात बताओ, हु इज योर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर? आप सबका कोई फेवरेट म्यूजिक कंपोजर है, या कोई फेवरेट म्यूजिक कंपनी हो कि भाई अच्छा इस म्यूजिक कंपनी ने गाना जो है लॉन्च किया है, अरे ये तो कमाल होगा। ए.आर. रहमान, ओके, सेम हियर, सेम हियर। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या होने वाला है। अब मैंने आपके म्यूजिक कंपोजर तो पूछ लिए फेवरेट, अब होगा क्या? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली क्या रहेगा कि अब म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं ना, वो खुद से गाने लॉन्च नहीं करते। आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, वो खुद नहीं करते, वो तो म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं। मैम फिर होता क्या है? म्यूजिक कंपोजर बेसिकली अपना कंपोज किया हुआ म्यूजिक कंपनी को दे देते हैं, यानी वो बेसिकली म्यूजिक कंपनी को अपनी सर्विस दे रहे हैं ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सॉन्ग। समझ आ गया? यस। सेकेंड, अब हम बात करते हैं किसी ऑथर की। ऑथर क्या करेगा? खुद से बुक पब्लिश करता है? नहीं, ऑथर अलग होता है, पब्लिशर अलग होता है। ठीक है, सो ऑथर ने अपनी बुक जो है वो किसी पब्लिशर को दे दी।
यानी ऑथर ने भी अपनी सर्विसेज दे दी, बुक लिखकर पब्लिशर को दे दी। या फिर कोई फोटोग्राफर है, अब फोटोग्राफर ने क्या किया, उसने अपनी सर्विस यानी एक अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर ली और फिर जाकर वो किसी भी पर्सन को जिसको की जरूरत थी उनको वहां पर दे दी। क्लियर है स्टूडेंट्स? या फिर इनके जैसा कोई और आर्टिस्ट है, उसने भी अपनी सर्विस जो है वो दूसरे पर्सन को दे दी। अब इन ऑल दीज केसेस ये बोला गया कि भाई ये वाले जो पर्सन है ना, दे आर एक्चुअली डूइंग द वर्क। वो लिटरेचर से रिलेटेड, ड्रामेटिक से रिलेटेड, म्यूजिक कंपोजिशन से रिलेटेड, ये सब उनका काम है। तो उन पर्सन को कहा भाई ये जो आप सर्विस ले रहे हो ना, इधर बैठे हुए म्यूजिक कंपनी, पब्लिशर या और कोई कंपनीज है, तो आप जो है जाकर टैक्स पे कर लेना, तभी वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। तो अब AR रहमान को अगर खुद जाकर टैक्स पे करना है, सो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज अ सप्लायर। तो बोला आप अच्छा गाना कंपोज कर लेना जो सबको पसंद आ सके। यस ना, म्यूजिक कंपनीज ऑल द अदर रेसिपिएंट दे विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, क्लियर? अच्छा, अब मैं ना आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैम, वो क्या है? अब स्टूडेंट्स मैं ना आपके लिए बहुत जल्दी एक GST और इनकम टैक्स पे बुक लेकर आ रही हूँ, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ऑथर मैं हूँ, आयुषी बंसल, ठीक है, मैंने किसी पब्लिशर को अपनी बुक दे दी कि भाई आप ही इसको पब्लिश कर देना। ओके, मैं क्या चाहूंगी, मुझे GST की नॉलेज है, अब मैं क्या चाहूंगी कि मैं अपना टैक्स खुद पे करूं या फिर पब्लिशर पे करे। व्हाट आई विल सिलेक्ट फॉर माई सेल्फ, अगर मुझे वो ये ऑप्शन दे दें। बताओ स्टूडेंट्स, मैं क्या चाहूंगी कि मैं टैक्स खुद पे करूं, है ना भाई, मुझे पता है मैं अपने टैक्स को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लूंगी, मैं ज्यादा अच्छे से उनको जो है सारी लाइबिलिटी, सारी लीगल ऑब्लिगेशंस पूरी करूंगी। तो उन्होंने इन सब में से ऑथर को ये ऑप्शन दे दिया। माइंड में मेरा एग्जांपल लेके रखना, जो आपको पता होगा कि किसको ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑथर को ये ऑप्शन दे दिया दैट इफ यू वांट, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं। क्लियर? तो फिर जैसा ऑथर डिसाइड करेगा वो उसी अकॉर्डिंग वहां पर काम कर सकता है। अगर ऑथर ये चाहता है, मैं ये चाहती हूँ कि भाई मुझे तो जो है टैक्स खुद पे करना है, सो यस आई कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। अब बट यहाँ पर बात आती है, इफ आई एम डिसाइडिंग ना कि मुझे टैक्स पे करना है, तो मुझे कुछ लीगल जो कंप्लाइज है वो करने पड़ेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल में कुछ काम करना है तो आई हैव टू टेक द एडमिशन इन द स्कूल, मतलब कि मुझे GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट फॉर्मेलिटी इज दैट आई हैव टू टेक द GST रजिस्ट्रेशन। सेकेंड क्या करना पड़ेगा? अब स्टूडेंट्स, मुझे वहां पर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं ऑप्शन ऑप्ट करना चाहती हूँ, कि मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को ऑप्ट करना चाहती हूँ। मतलब ये क्या बात हो गई, आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा मैंने आपको ना सेक्शन 9 का ग्लिम्स करवाया था। 9 सबसेक्शन 1 क्या था जब हमने क्लास में करा? मैम सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इज अबाउट द फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। 9 सबसेक्शन 3 जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो मुझे वहां उस रजिस्ट्रेशन में एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं 9 सबसेक्शन 1 ऑप्ट करना चाहती हूँ, दैट इज द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड दैट्स व्हाई आई माई सेल्फ वांट्स टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, नॉट माई रेसिपिएंट। ओके, समझ आ गया? So he has taken registration under the CGST Act and filed a declaration in the prescribed form that he exercises the option to pay CGST on the said service under forward charge in accordance with section 9 subsection 1। और वहां हम लिख देंगे कि भाई जितनी भी लाइबिलिटीज बना है फॉर द इन द केस ऑफ सप्लाई वो मेरी रहेगी। ओके, अब बात आई मैम कैन यू डू दिस? 1 month you want to take the RCM provision and in the next month you want to take the FCM? नो, इट मीन ये बोला गया कि आप जो भी ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगी, ठीक है, चाहे वो मैं फॉरवर्ड चार्ज कर रही हूँ, तो उस ऑप्शन को मैं 1 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकती, मतलब मुझे एटलीस्ट 1 ईयर उसी ऑप्शन में कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सेकंड में क्या करूंगी, जब मैं स्टूडेंट्स अपनी सर्विस सप्लाई कर रही हूँ, सप्लाई इनवॉइसेज इशू करते हैं, यस मैम, तो इनवॉइस के साथ में उस डिक्लेरेशन को भी वहां पर लगा दूंगी। क्लियर? समझ आ गया?
जल्दी बोलो जल्दी से, यहां तक है ये पॉइंट, यहां तक। ये पॉइंट क्या है मैम, ये नीचे, ये वो कंस्ट्रक्शन वाली बात है, ये हमने सेपरेटली शेड्यूल 2 में कवर करी थी। ओके, पक्का से समझ आ रहा है ना? हाँ जी, चलो ग्रेट, ठीक है। सो ये था हमारा ये सारा पॉइंट। अब एक बात ध्यान रखना, इन ईच एंड एवरी केस एक बात ध्यान रखना, क्या कि जो भी रेसिपिएंट है जिस पर आरसीएम लग रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए। क्यों? क्या टैक्सेबल टेरिटरी में तभी उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह ले रखा हो, ठीक है, या वो ले पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या कह रहा है, पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नहीं है। तो जो मैं आपको बोलती हूँ ना हमेशा से, याद रखना जहां गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वहां कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा। सिर्फ मेमोरी टेक्निक है, कोई लॉजिक नहीं है, मेमोरी टेक्निक है। आरबीआई इज नॉट अ गवर्नमेंट, तो मुझे मत कहना मैम ये मेमोरी टेक्निक यहाँ नहीं चल रही, क्या चलेगी? देखो क्या, अगर स्टूडेंट्स आरबीआई ने क्या करा हुआ है सारे कामों को अच्छे से देखने के लिए, बिकॉज आपको पता होगा हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा आरबीआई पर डिपेंड करती है। आरबीआई सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, वो संभाल रहा है पूरे बैंक्स को, बैंक्स पे इकोनॉमी टिकी हुई है, वी ऑल नो दिस थिंग ना। तब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बात आई, इन्होंने कहा कि आरबीआई ने कहा भाई सारे काम अच्छे से चल रहे हैं, उसके लिए लेट्स डू वन थिंग, मैं एक ओवरसीइंग कमेटी यानी जो कमेटी सारी चीजें ओवरसी करती है, देखती है, एक ओवरसीइंग कमेटी को मैं अपॉइंट कर रहा हूं। अगेन आई एम सेइंग दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय होंगे ना दोस्तों तो वो शेड्यूल 3 में जाएंगे, यहां नहीं आएंगे। ओवरसीइंग कमेटी अपॉइंट करी, जिन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उस ओवरसीइंग कमेटी ने अपनी सर्विसेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी। अब ऑब्वियसली किसके पास टैक्स सिस्टम अच्छा होगा, आरबीआई के पास या ओवरसीइंग कमेटी के पास? व्हाट डू यू थिंक गाइस, आरबीआई के पास या ओवरसीइंग कमेटी के पास? किसका टैक्स सिस्टम कंपैरेटिवली कौन इजीली टैक्स पे कर पाएगा? ऑब्वियसली मैम दिस रेसिपिएंट, दैट इज आरबीआई। तो ओवरसीइंग कमेटी ऑल्दो इज अ सप्लायर, लेकिन उनको क्या बोल दिया, चाहे वो सप्लायर है कि भाई आप टैक्स पे नहीं करना, ये जो टैक्स है रेसिपिएंट यानी आरबीआई खुद से पे करेगा, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ओके, समझ आ गया? चलो ग्रेट, यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पॉइंट नंबर 11। अच्छा, अब मुझे एक बात और पूछनी है आपसे, वो क्या, कभी ऐसा किसी के साथ हुआ क्या, मन कर रहा था बाइक लेनी है, एक्टिवा लेनी है, या कुछ भी घर पर सोच रहे हैं भाई कुछ भी एक चीज लेनी है, ठीक है, और कॉल पे कॉल, सर मैम लोन चाहिए क्या आपको? ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, बल्कि आपको यार पता नहीं इनको कहां से पता चल जाता है, अभी तक तो मैंने मेरे दोस्त को नहीं बताया और कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। हाँ जी, किसी के साथ ऐसा हुआ? आशा के साथ नहीं हुआ ऐसा? ओके आशा, अर्गदीप हुआ ऐसा? ओके, नितिका के साथ भी नहीं हुआ, अर्गदीप के साथ हुआ है। ओके, सो आई थिंक जो भी सेशन बाद में देखिएगा मैक्सिमम के साथ ये हुआ होगा। अब मैम मैं पता नहीं, वैसे उनको कॉल पता कैसे चलती है, तो आज आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी समझा देते हैं कि ये होता कैसे है। स्टूडेंट्स, मार्केट में ना बहुत से तरीके के डायरेक्ट सेलिंग बहुत से तरीके के ना एजेंट्स बैठे हुए हैं। डू यू नो एजेंट्स का काम क्या है? क्या वो क्या करते हैं, वो आपकी एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। मतलब एक एजेंट है, अब उसने ना सपोज मान लो XYZ कार कंपनी है, अब उसने उस कार कंपनी को बोल दिया आपके पास जब भी कोई कस्टमर आएगा ना मैं आपको पे करूंगा। हाँ, वो कुछ उनके लिए चार्जेस पे कर देते हैं, आप मुझे ना प्लीज एक बार बता जरूर देना कि भाई आज ये यहाँ पर गाड़ी देखने आए थे, गाड़ी ली नहीं ली दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपके पास आ रहा है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन भी लेने आ रहा है ना, तो प्लीज आप मुझे बता जरूर देना, उसके बाद काम मेरा, ठीक है। या फिर और बता दूं, मैम गाड़ी देखने भी नहीं गए थे, बाइक देखने, एक्टिवा देखने नहीं गए, फिर कैसे हुआ? आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट हैव योर कंप्लीट डेटा, दैट इज अ ट्रुथ, उसके पास आपका, जैसे आप साइन इन करते हो ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, अब मैम मैंने ईमेल आईडी तो डाली नहीं थी, कोई बात नहीं, आपके आईपी एड्रेस के थ्रू एंड ऑल के थ्रू सबके पास डाटा होता है कि भाई अच्छा ये पर्सन इस टाइम हरियाणा से हमारी जो है वेबसाइट पर है। अब आपने वहां जाकर बाइक देखनी शुरू करी,
एक्टिवा देखनी शुरू करी, नाउ दे नो दैट यू वांट टू परचेज दिस, यस, सीधा एजेंट को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। नेक्स्ट और ले लेते हैं बात, क्या मैम बाइक एक्टिवा तक भी नहीं गए थे, मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, इंटरनेट पे देख रहे थे, यस, EMI ऑप्शन स्टार्ट अभी करा नहीं था, यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, चलो यार EMI बनाता हूं, क्या क्या उसके लिए है, आपका डेटा अगेन वो कंपनी दे देगी एजेंट को। अब मैम ये एजेंट इन सब डेटा से कर क्या रहे हैं, मतलब ये क्यों ऐसा डाटा हमारा कलेक्शन कर रहे हैं, इनको क्या फायदा, तो स्टूडेंट्स दे हैव द कमीशन बेसिस टाई अप विद बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFCs के साथ। वो क्या करते हैं, दे आर द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो आपको कॉल करेंगे सर लोन चाहिए, अब जिसको एक्चुअल चाहिए, जिसको लग रहा है मैंने खरीदनी है ना, तो वो कहेगा हाँ भाई तू आके मुझे बता दे क्या क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पे, क्या क्या तुम चार्जेस रख रहे हो, फिर अब वो एजेंट आपका लोन करवा कर देगा, कहेगा सर सारी जिम्मेवारी मेरी, आपको कुछ नहीं करना, बैंक के साथ, ठीक है। तो यानी स्टूडेंट्स ये जो बैंक है ना, इसने कमीशन बेसिस पर उससे टाई अप किया हुआ है, दे आर द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, दे आर द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो अपनी सर्विस दे रहा है बैंक को, भाई अच्छा अब वो इतना ज्यादा काम भी कर रहा है, वेबसाइट से, कंपनी से, वो सारी चीजों से, फाइनेंस कंपनी से कनेक्टिविटी रख रहा है, और टैक्स का सारा झंझट ये उठाएगा नहीं, तो बैंक को बोला या NBFC को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, आपको जो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपनी सर्विस दे रहा है, आप टैक्स खुद पे कर लेना, यानी कि यहाँ पे भी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ आई रियली वांट टू नो कि आपको ये पूरा फैक्टर समझ के कैसा लगा, कितना समझ आया स्टूडेंट्स, ये कि अच्छा ये चल रहा है मार्केट में सब कुछ, यस, अच्छा लगा नहीं लगा, जल्दी से बोलो मुझे, सारी बोलो, यस, ग्रेट, चलो ठीक है, अच्छा लगा, ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन दैट इज अ पॉइंट ऑफ RCM में मैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज दिस टॉपिक ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा इतना, मतलब देखो समझ आ गया, बट नाउ यू नीड कि आपके माइंड में सारे पॉइंट्स घूमते रहे, फॉर दैट यू एक्चुअली नीड द रिविजन ऑफ दिस टॉपिक, तो प्लीज इस टॉपिक को फ्रीक्वेंट बेसिस पे रिवाइज करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 12, अब स्टूडेंट दैट इज अ बिजनेस फैसिलिटेटर वगैरह क्या होते हैं, अब हमारे पास जो पॉइंट्स रह गए हैं, अब सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स रह गए हैं, और उसके बाद ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा ओवर, ओके। कितने पॉइंट्स रह गए, सिर्फ 4 से 5 पॉइंट रह गए, और उसके बाद अब ये RCM का टॉपिक फिर ओवर हो जाएगा, और इसमें से क्वेश्चन आना 100% है। फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का फर्दर पॉइंट। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द रिकवरी एजेंट, कि भाई बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आजकल क्या करते हैं, वो एक रिकवरी एजेंट रख लेते हैं, कि रिकवरी एजेंट जो है फिर वो सारे काम करेगा, मतलब रिकवरी एजेंट कौन से वाले काम करेगा, अगर किसी ने लोन का पैसा नहीं वापस किया तो उससे पैसा वसूली करने का काम, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो भाई वसूली भाई वाला काम करेगा, कि पैसा दे कैसे नहीं रहे हो, ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास एंट्री आती है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात करी थी कि जो ऑथर होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, ये किस बेसिस पर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब की एंट्री में कौन एक ऐसा है, रिवीजन कर लो एक बार फटाफट से, कि जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर भी टैक्स पे कर सकता है अगर वो चाहे तो। कौन था वो था सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन, दैट इज द ऑथर। अब कोई म्यूजिक कंपोजर है, कोई और पर्सन है, कोई फोटोग्राफर है, वो ये उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया। नेक्स्ट RBI वाला केस हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो ओवरसीइंग कमेटी है RBI की, अगर वो RBI को अपनी सर्विस दे रही है तो इन दैट केस आल्सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी एप्लीकेबल। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी हो गए थे, जिनके थ्रू मैंने आपको बता दिया था कि भाई ध्यान रखना जब कॉल आ रही है ना आपके पास तो कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में एक बात और ध्यान से सुनो, वो क्या है, दैट थिंग इज, अब होता क्या है, हमने बोल दिया कि मैम आपने कहा भाई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बड़ा या फिर ये बैंक NBFC बड़े, बैंक NBFC बड़ा है क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है,
तो वो टैक्स खुद पे कर ले। बट अब एक पॉइंट यहाँ राइज हो जाता है, वो पॉइंट ये है कि मान लो अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एलएलपी है, अब वो बड़े या बैंक बड़ा, पता है क्या है, एक बात बता दूं, हर केस में जहां भी कंपनी इन्वॉल्व हो रही होगी ना, आप मैक्सिमम केसेस देखोगे जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल दिया भाई कंपनी है, हाँ जी, तो टैक्स कंपनी पे करेगी। बिकॉज कंपनी के पास क्या होता है, अपना पूरा एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, टैक्स वाले बैठे हुए हैं कि भाई टैक्स डिपार्टमेंट को संभालेंगे सब कुछ। तो इस केस में भी उन्होंने यही बोला कि देखो अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन है, मतलब अगर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, डायरेक्ट सप्लायर, अगर वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो ध्यान से मेरी बात सुन लो, इन दैट केस सप्लायर को ही टैक्स पे करना है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब नेक्स्ट बात आती है सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। नाउ व्हाट इज दिस, हु इज दिस बिजनेस फैसिलिटेटर, अब ये कौन है। अच्छा, अब मुझे सारे क्वेश्चन बताना, फटाफट से मैसेज करना मैम क्या क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, क्या हर रूरल एरिया में, या फिर मैं बोलूं क्या हर एरिया में बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है। आज भी इंडिया में क्या हम कह सकते हैं 100% हर जगह, आप कोई छोटे से छोटी गली में चले जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, सब जगह बैंक्स मिल जाएंगे, नहीं है, मानते हो ना। हाँ, अब हुआ क्या, आर गवर्नमेंट वांट्स कि भाई सभी चाहते हैं कि हर किसी को बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके, है ना। मतलब अभी भी एरियाज हैं कि जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो बैंक वाले करते क्या है, या फिर सिंपल एक बात बोलूं, चलो भाई बैंकिंग फैसिलिटी है, अब दीपे का 98% जगह होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात आई स्टूडेंट्स, मान लो एक जगह ना, सिंपल एग्जांपल देखो, एचडीएफसी बैंक है, लेकिन मान लो वहां पर जो है एसबीआई नहीं है। अब एसबीआई को लगा ऐसे तो हर कोई एचडीएफसी के पास जाएगा, बैंक अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, जिन एरियाज में वो लोग खुद नहीं है, वो अपने बिजनेस फैसिलिटेटर्स को अपॉइंट करते हैं ना। हु आर दीज बिजनेस फैसिलिटेटर्स, देखो बैंक क्या करेगा, कुछ पर्संस को जिनका काम होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, तो फैसिलिटेटर वर्ड इज बेसिकली कि वो उनको बिजनेस लाकर देते हैं। अब बिजनेस लाकर कैसे दे रहे हैं, ये क्या बात हुई, आइए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या रहता है, अब बिजनेस फैसिलिटेटर का बेसिकली काम होता है, वो मान लो कोई रूरल एरिया है, वहां पर गया, एक घर बना हुआ है, ठीक है, आप जो है एफडी करवाना चाहते हो, आपका अकाउंट तो ओपन है, उन्होंने कहा यार एफडी तो करवाना चाहते हैं, लेकिन अब बैंक तक कौन जाएगा, इतना टाइम लगता है, हाँ हमारा बैंक में अकाउंट ओपन तो है, तो उन्होंने कहा आप सुनो, आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा लो XYZ में, आपको घर बैठे बैठे हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। अब ये कैसे है, ग्रीन स्क्रीन शो हो रही है, एक मिनट आशा, लेट मी चेक। आशा स्क्रीन आई थिंक सही शो हो रही होगी स्टूडेंट, एक बार चेक करो, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब बैंक क्या कहेगा ना, बैंक कहेगा कि अच्छा बिजनेस फैसिलिटेटर ने कहा आप एक काम करो सर, आपको 1 लाख रुपए जमा करवाना है, एफडी बनवानी, आप मुझे दे दो। बैंक में उनको मशीन दी हुई होती है, वो उस मशीन से उनको वहां पर रिसीट दे देंगे, और साथ के साथ स्टूडेंट्स उनकी वहीं पर बैठे बैठे ऑनलाइन एफडी कर देंगे। ये होता है बिजनेस फैसिलिटेटर का काम। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से समझना। ऐसे पहला काम करते हैं बैंक के एम्प्लॉय, अगर तो बैंक का एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है, क्लियर बोलते हैं, अगर तो बैंक का एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है, तो क्या तब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, नहीं, बिकॉज दैट केस विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट में कुछ सर्विस दी है। लेकिन अगर बैंक ने किसी थर्ड पर्सन को एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट किया हुआ है और वो बैंक को अपनी सर्विस दे रहा है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो ना, साफ बात है, आपको क्या लगता है, बैंक को ये कहना चाहिए सर्विस सप्लायर बिजनेस फैसिलिटेटर है, तो यही सारी टैक्स कॉम्प्लिकेशंस फुलफिल करे, नहीं ना। बैंक के पास तो भाई अपना पूरा डिपार्टमेंट है, तो बैंक ही जाकर ये आरसीएम के सारे प्रोविजंस को फॉलो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर हुआ?
बताओ। यस, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, एक मिनट को, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी। नाउ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ये क्या है? तो स्टूडेंट्स, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम क्या होता है ना, कि ये भी बिजनेसेस को हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रही किसी बैंक को हेल्प कर रहा है, नहीं, नॉर्मली कोई बिजनेस है, उसको अपने लिए कोई चाहिए कि मेरे और मेरी पब्लिक के बीच में, मेरे कंज्यूमर के बीच में कोई इंटरमीडिएटर बना हुआ हो, तो उसने क्या किया, अब मान लो एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर लिया। अब हुआ क्या, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को लगा भाई उसका काम था, ठीक है, उसने क्या किया, 2-3 लाख की अपनी महीने की टर्नओवर कर रहा था, उसको लगा मुझे काम अगर बढ़ाना है ना, मैं अकेला नहीं कर पा रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं मुझे मान लो ये वाला जो पर्टिकुलर काम है, ये मुझे तमिलनाडु में भी करना है। अच्छा, मुझे तमिलनाडु में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह काम करना है, तो मैं अपना एजेंट अपॉइंट कर लेता हूँ। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये जो एजेंट है ये अपनी सर्विस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहा है। अगर ये केस आ रहा है ना स्टूडेंट, कि एजेंट ने अपनी सर्विस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दी, तो अब इन दोनों में तो बड़ा कौन है? ऑब्वियसली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसके पास ज्यादा जो है उसकी मैन पावर होगी, तो उसको बोला भाई आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स पे करना। अब यहाँ पर मैं बोलूँ ना, तो 60 to 70% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये होती है, वो इस पॉइंट को समझते हैं कि भाई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज अ काइंड ऑफ अ मीडिएटर, जैसे बैंक्स के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर है, ठीक है। दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, बट यस फॉर द टैक्सेशन पर्पस वी विल कंसीडर देम एज सिनोनिम्स, ठीक है। वैसे इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आते हैं। अब यहाँ पर बात हुई कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने बिजनेस को अपनी सर्विस दी, स्टूडेंट इसके बारे में बात नहीं करी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने, उसने बात करी इस एजेंट ने जो अपनी सर्विस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दी है, ठीक है। सो प्लीज इसको कंसीडर मत करना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज फॉर दिस, ठीक है, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, हाँ जी दोस्तों, समझ आ गया? क्लियर? चलो, एंड ऑफ कोर्स श्योर, वो जो रेसिपिएंट है दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड। अब ये क्या चल रहा है, देखो इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है, कौन सी वाली सर्विस दे रहा है? सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा चलिए अब एक बात बताओ, मैं आपको एक बात पूछती हूँ, नॉर्मल सा मेमोरी टेक्निक बनेगी है, ठीक है। हर एरिया में जैसे जो वॉचमैन होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर वो किसी को सर्विस दे रहा है, मैं आपको बोलती हूँ कि भाई सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी सर्विस एक फैक्ट्री वाले पर्सन को दी जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, सर्विस दे रहा है, क्या उसको जीएसटी खुद से पे करना चाहिए? बोलो। अब मान लो भाई फैक्ट्री वाले को दे रहा है, बहुत हाई चार्ज कर रहा है, क्या उसको जीएसटी पे करना चाहिए या उस रजिस्टर्ड पर्सन को करना चाहिए? हाँ जी, टेल मी गाइस, टेल मी, मैसेज करो फटाफट से। इतना सोचना पड़ रहा है? आई एम आस्किंग यू, अगर कोई अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो टैक्स किसे पे करना चाहिए? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन को। अरे भाई सिक्योरिटी वाला पर्सन थोड़ी ना करेगा जो सिक्योरिटी दे रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, अब कंपनीज के बारे में आप सोचोगे मैम ऐसा थोड़ा होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको हम बोलेंगे कि भाई टैक्स पे करो। अब स्टूडेंट बेसिकली ये जो पॉइंट राइज होता है, जो मैं बात कर रही हूँ सिक्योरिटी सर्विसेज की, इट इज ऑन द लार्ज लेवल, ठीक है, इट इज नॉट ऑन द स्मॉल लेवल, इट इज ऑन द लार्ज लेवल, कि जहां पर कोई पर्सन है जिसका काम है कि वो मान लो 10-15 फैक्ट्रीज को सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है, वहां पर जाकर ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं कि उसी केस में जीएसटी लगना स्टार्ट होता है। ओके, अब यहां बोला भाई अगर ये जो पर्सन है अपनी सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है, किसको? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, सो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब इसीलिए फर्क क्या होता है,
कि जब सिक्योरिटी सर्विसेज घर पर दी जाती है, आपने देखा होगा ना एरियाज में, कॉलोनीज में, सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड होता है, क्या उसने आज तक आपको आकर कहा कि आप जब मेरी इस महीने की सैलरी दोगे तो मैं जीएसटी चार्ज होगा? ऐसा बोला है कभी उसने? नहीं बोला ना, नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोला मैम? यहाँ तो लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड वाली बात पे, क्योंकि स्टूडेंट वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो जब कोई भी पर्सन अपनी सिक्योरिटी की सर्विस देगा रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज गवर्नमेंट को दी, अब जल्दी से हाँ या ना में बताना आपको क्या लगता है अभी तक के सारे सिनेरियोज देखकर जीएसटी के, कि गवर्नमेंट को सर्विस दी यानी गवर्नमेंट इज नाउ अ रेसिपिएंट, टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट? हाँ जी स्टूडेंट्स, हु विल पे द टैक्स हियर, सप्लायर और रेसिपिएंट? If government is a recipient, so who will pay the tax? जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ जी, ऑब्वियसली तब तो सप्लायर करेगा ना, गवर्नमेंट नहीं करेगी टैक्स पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही आ रहा है कि वो अपनी सर्विस किसी को भी दे रहे हो, लेकिन इस एंट्री का कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? जहां पर अगर जो सप्लायर है दैट इज अ डिपार्टमेंट, जो रेसिपिएंट है दैट इज अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, या फिर गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं। अब मैम ये क्या सब रजिस्टर्ड है? हाँ जी रजिस्टर्ड है स्टूडेंट्स, लेकिन अगेन दे आर रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51, यानी कि उन पर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा था, इस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया। और जैसे आपको जीटीए वाले पॉइंट में पढ़ाया मैंने, अगर उन्होंने सिर्फ सेक्शन 51 की वजह से जो है रजिस्ट्रेशन ले रखा है और कोई पर्पस नहीं है, कोई टैक्सेबल सप्लाईज नहीं हो रही, सो इन दैट केस आरसीएम विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्लियर? ये काफी सारी एंट्रीज आप रिलेट करोगे जब हम एग्जामिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वाले पार्ट में मैक्सिमम केसेस में एग्जामिनेशन देती है, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ या ना, समझ आया? ठीक है, यस ग्रेट। अच्छा अब बात आई, अगर मान लो ये जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है, अगर ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट हुई तो? अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट तब भी कहेगी कि मैं टैक्स नहीं, तुम सारे टैक्स कॉम्प्लिकेशंस देखना नहीं, तो सप्लायर कैन बी एनी पर्सन बट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है? बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज कंपनी के केस में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके? हाँ जी, कोई डाउट, कोई क्वेरी? If there is any kind of doubt, any kind of query, please ask me guys. Okay. नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सिक्योरिटी वाली बात ना एक पर्सन पर और नहीं लगेगी, किस पे नहीं लगेगी? अब देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप में से जिसने भी कंपोजिशन स्कीम नहीं समझी हुई, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी कंपोजिशन स्कीम के बारे में कहीं से सुना भी नहीं होगा, जो मैंने कहा था सेक्शन नंबर 10 में आएगी, तो एक बार बस इतनी बात समझ लो, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम वाला जो पर्सन होता है ना, कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड होता है, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसके पास होता है, रजिस्टर्ड पर्सन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे भी पूरा पॉइंट आएगा इस पर। लेकिन उसका फायदा क्या है? ये स्मॉल टैक्स पेयर्स को दिया जाता है, यानी कि जिनकी जो टर्नओवर है वो कम रहती है, बहुत लो रहती है, ठीक है, तो स्मॉल टैक्स पेयर्स को दिया गया। अब इस स्मॉल टैक्स पेयर्स को एक फायदा और दिया। कंपोजिशन स्कीम का फायदा क्या है? जहां दूसरे पर्संस को अपने कस्टमर से 18-28% तक का जीएसटी चार्ज करना है, इनको बोला आपको कस्टमर से चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करो, आप अपनी टर्नओवर के बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 1% का टैक्स हमें पे कर देना। तो समझ आई कितना बड़ा बेनिफिट हम इनको दे रहे हैं, बट उनको साथ में कह देते हैं भाई आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, यू कैन क्लेम द आईटीसी। ये है, अगर मैं बात करूं ना इन ब्रीफ, तो दिस इज द कंपोजिशन स्कीम,
ओके, तो इन्होंने बोला कि एक बात और ध्यान रखना, आप अगर वो जो पर्सन है, दैट पर्सन, दैट मींस दैट द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम ना, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, सो अगेन वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा. So if the recipient is registered under the composition scheme, so RCM shall not be applicable, guys. Clear? Okay, चलो. So ये था हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर कवर हो जाता है. अब आती है बात services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate. अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना. आपको पता है आजकल एक बिजनेस ट्रेंड पे चल रहा है. कौन सा बिजनेस चल रहा है? जो थोड़ा भी आसपास का ध्यान रखता होगा उसको पता होगा क्या ऐसा क्या बिजनेस है. आजकल लोग क्या करते हैं, वो मोटर व्हीकल परचेज करते हैं, गाड़ी खरीद ली, खुद नहीं चलाते, उसको आगे रेंट पे दे देते हैं. आई एम नॉट सेइंग गाइस कि वो उसको भाई खुद ही ड्राइवर बन के खुद लेकर जा रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं हम नहीं जा रहे, गाड़ी खुद चलाना, हम आपको गाड़ी रेंट पर दे रहे हैं. हाँ, आजकल ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है, कि वो गाड़ी लेकर गाड़ी रेंट पे दे देते हैं. अब जब गाड़ी रेंट पर दी तो मुझे एक बात बताना दोस्तों कि वो जो बिजनेस है गाड़ी रेंट पर देने वाला, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? हाँ जी, जल्दी से बताना. जब गाड़ी रेंट पर दी तो इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? आशा सेट सर्विसेज, बाकी स्टूडेंट्स सर्विसेज. ओके, अगदीप, नितिका ने भी बता दिया सर्विसेज. हाँ, अरे सोच के बोलो, माइट बी दे बोथ आर रॉन्ग हियर, ऐसा भी हो सकता है, तो जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलो, जल्दी से. सर्विसेज. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर सर्विसेज क्यों बोला? अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लें यहाँ पर. हाँ मैम, सर्विसेज क्यों बोला? बिकॉज एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है? हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर. यस, बिकॉज द ऑनरशिप इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर हियर. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए क्या बोला कि भाई हाँ, यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है. ठीक है, अब जरा एक सेकेंड रुकिए. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, अब स्टूडेंट्स आपको एक चार्ट बनवा रही हूं, उस चार्ट के थ्रू देखना. पहले ये थोड़ा सा समझ लो, फिर एक चार्ट बनाते हैं. ठीक है, इसने क्या कहा यहाँ पर, इसने कहा कि अगर वो जो पर्सन है उसने अपनी गाड़ी को रेंट पर दिया, और वो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रेसिंग कार लेकर बैठा है, अरे 2 करोड़ की गाड़ी है, उसको रेंट पे दे रहा है. अरे हमें भी पता है ऐसा कोई बिजनेस नहीं चला रहा. तो वो जो गाड़ी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पैसेंजर्स वगैरह बिठाए जा सके. ठीक है, अब अगर उसने गाड़ी किसी को रेंट पर दी है, किसको रेंट पर दी है? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को. किसको रेंट पर दी है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को. इट मींस दे आर सेइंग किसी भी पर्सन ने अगर अपनी गाड़ी, एनी पर्सन अपनी गाड़ी को, मोटर व्हीकल को रेंट पर दे दिया, किसको? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को. सो इन दैट केस स्टूडेंट्स वहां पर क्या लगेगा? वहां पर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. दैट इज दिस पॉइंट. समझ आ गया पूरा पॉइंट? हाँ जी स्टूडेंट, समझ आया या नहीं आया ये पॉइंट? यस, ओके, ग्रेट. अब यहाँ पर एक पॉइंट और अराइज होता है. मान लो अगर ये जो पर्सन है, दैट इज अ सप्लायर, अगर ये खुद बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, तो मतलब सप्लायर इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि वहां पर क्या होगा? क्या वहां पर आरसीएम लगेगा? आप सबको क्या लगता है? मुझे पता है आप सबको ना हमेशा अच्छा लगता है, सही लगता है, बताओ जल्दी. व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है, सो शेल इट विल कवर अंडर द आरसीएम और एचसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होना चाहिए था या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो. यस, वो आरसीएम में कवर नहीं होगा. रीजन आरसीएम में कवर क्यों नहीं हो रहा? अरे अब तो सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर रेसिपिएंट को बोलने की क्या जरूरत है कि आप टैक्स पे कर देना. ठीक है ना,
So in that case it will be covered under the FCM, that is a forward charge mechanism. अब स्टूडेंट जैसे GTA को गुड्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे स्टूडेंट उस केस में उसको दो टैक्स रेट दिए थे 5% एंड 12% वाला, किस किस को याद है? दिए थे दो टैक्स रेट कि भाई GTA की सर्विसेज को बोला, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को बोला 5% और 12%। अच्छा, किस पर फिर हमने बात करी थी दो टैक्स रेट्स की। अब जल्दी से मुझे ये बता दो किस केस में RCM अप्लाई होता है, 5 में या 12 में? In which case RCM shall be applicable, in the case of 5% or in the case of 12%? Yes, fast 5% और 12%, किसमें RCM जो है एप्लीकेबल होगा? 12 में एप्लीकेबल होगा, 5 में एप्लीकेबल होगा। एक दूसरे के आंसर्स देख के मत बोलना। हाँ जी, आइए एक बार आपको नोट्स दिखाते हैं। एक बार GTA वाला भी रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है? एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है? नोट्स आई होप सबने जो है डाउनलोड कर लिए होंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास अभी तक नोट्स नहीं होंगे। ऑल्दो आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो, हर बुक में ये लिखा हुआ होगा, बट फिर भी इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, एज दीज आर वेरी अट्रैक्टिव नोट्स, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? सो हियर इट इज। हमने क्या बोला था कि जहां पर वो पर्सन, स्टूडेंट्स प्लीज एक बार ध्यान से देखो, GTA हु हैज नॉट पेड GST एट द रेट ऑफ 6%, बताया तो था आपको 12% वाला नहीं, जो 5% वाला पर्सन होगा उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। देखो मैंने आपको बोला था हु हैज नॉट पेड CGST एट द रेट ऑफ 6%, दैट इज 6% CGST, 6% SGST। याद आया? देखो भाई, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भूलो मत, these are very 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 important, okay? पूरा प्रोविजन बदल जाएगा। अब भूलोगे? नहीं भूलोगे ना? पक्का पक्का? ग्रेट, चलो ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जैसे मैंने बोला आपको एक चार्ट बनवा रही हूँ, मेरे साथ साथ में इस चार्ट को नोट डाउन करो, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। अब सिमिलरली जैसा हमने वहां बोला था ना कि भाई 5% वाला अगर पर्सन है वो टैक्स जो है 5% वाला ऑप्ट किया है तो उस पर RCM वाला प्रोविजन लगेगा। सेम यहाँ पे भी बोला कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स के केस में दो रेट्स दिए 5% एंड 12%, और उसको बोला अगर आप 5% वाला रेट ऑप्ट कर रहे हो तो इन दैट केस RCM शेल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है? इसके लिए चार्ट बना लो अब। सो लिखो यहाँ पर, write down here, persons liable to pay tax, persons liable to pay tax, persons liable to pay tax under renting of motor vehicle services, under renting of motor vehicle services, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज, ठीक है? अब कितने रेट्स मैंने आपको यहाँ पर बोले? दो रेट्स। तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट्स दो रेट्स का बना लीजिए। पहला रेट हमारे पास कौन सा था मैम? द वेरी फर्स्ट रेट इज 5% वाला, मतलब कि CGST 2.5% और SGST भी 2.5%। लिखो, सो वेयर GST इज पेबल एट 5%, वेयर GST is payable at the rate 5%, और सेकंड कौन सा है? where GST is payable at the rate of 12%, ठीक है? बनाइए यहाँ पर, so where GST is payable at the rate of 12%, ठीक है? आई होप सब साथ साथ में बना रहे हो।
अब बात आ गई यहाँ पर एक पॉइंट एडिशनल क्या आया कि वहां पर तो चलो बहुत सारी रेसिपिएंट की कैटेगरी थी, फैक्ट्री भी था जीटीए में, पार्टनरशिप फर्म भी थी, सब कुछ थे जिनको कि हम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स बोल लेते हैं। बट इन दिस केस तो उसने क्लियरली बोल दिया भाई ये जो सर्विसेज हैं अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो तो आरसीएम है, अदरवाइज आरसीएम नहीं है, बोला ना। तो यहां पर तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिखिए स्टूडेंट्स, मेक अ चार्ट हियर। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान रखना सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। इफ सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट सो इन दैट केस क्लियरली बोल दिया उन्होंने भाई फिर आरसीएम नहीं लगेगा, सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है। तो supplier is other than body corporate, supplier is other than body corporate, supplier is other than body corporate, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर तो सप्लायर जो है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो बोला ना अरे भाई ये तो कंपनी है रेसिपिएंट तो खुद टैक्स पे कर लेंगे, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शेल बी एप्लीकेबल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आया मैम अगर सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट हुई तो क्या था, अरे फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, so in that case फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। अब इस केस में ये मायने नहीं रखेगा कि रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो बात खत्म, बस फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जितना मैंने आपको समझाया ना उस सबको मैंने यहाँ पे क्रक्स बनवा दिया आपके लिए, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट अब बात आती है जहां पर जीएसटी जो है वो 12% के हिसाब से पे हो रहा है। अब आप सोचोगे मैम अगेन चार्ट बनवाओगे क्या, नहीं ना, जीएसटी 12% के हिसाब से पेबल है, यस। सो इन दैट केस सिंपल सा हम क्या लगा देंगे, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की बात ही तब अराइज होगी अगर टैक्स रेट जो है वो 5% होगा। इफ द टैक्स रेट इज नॉट 5%, so there is no point of reverse charge mechanism. Clear? जल्दी से चार्ट बना के फटाफट बता दो। ओके ग्रेट। चलो सो फिर हमारा ये पॉइंट भी होता है। आ जाइए पॉइंट नंबर 16 पे, ठीक है। 13 हो गया, 14 हो गया, 16 पर आ जाओ। अब ये 16th पॉइंट क्या है ना, जल्दी से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की अगर मैं अब की स्टूडेंट्स हमारी ना न्यू इंडिया की बात करूं, न्यू इंडिया इन द सेंस भाई आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूं ना, सो एवरीवन वांट्स टू गेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, यस और नो, सबको पता है भाई, बल्कि हमें तो अब यही लगने लगे भाई स्कूल में स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई, अब लोगों ने पता वहां पर एक काम और शुरू कर दिया, सेबी ने क्या काम शुरू करा मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू गाइस आर गोइंग टू सरप्राइज कि भाई ऐसा भी होता है। हाँ जी, क्या करने लगे अब लोग, किसी के पास सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिलता है, सबको पता है, हाँ जी, सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिलता है, डू यू नो दिस पॉइंट, यस, ओके। अब मान लो यहां पर दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए की सिक्योरिटीज हैं, ही डोंट वांट टू सेल इट टू एनी अदर पर्सन, बट यस उसको अभी कुछ ना कुछ फंड्स चाहिए। उसको लगा यार मैंने 10 लाख रुपए की, मेरे पास इतनी सिक्योरिटीज अच्छी कंपनी की लगी हुई है, मैंने इनको बेचूंगा, सेल आउट तो नहीं करूंगा, तो मैं करूं क्या। इन दैट केस वो इस पर्सन को इन सिक्योरिटीज को लेंडिंग सिस्टम पर दे सकता है, लेंड कर सकता है, लेंड कर सकता है मतलब अब होगा क्या, इसने दैट इज मिस्टर बी ने इस पर्सन से सिक्योरिटीज बोरो कर ली, उधार पर ले ली, एंड जितने टाइम पीरियड के लिए वो उसके पास रहेंगी, बोरोवर के पास रहेंगी ना,
उस टाइम पीरियड का सारा जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो मिस्टर बी का बनेगा। सेम है, मतलब एक तरीके से उसने अपनी सर्विसेज सप्लाई करी, उसने उसको सिर्फ पोजीशन दिया, थोड़े टाइम के लिए आप रख लो, ऑनरशिप मेरे पास है। तो इन दैट केस ऑफ सर्विसेज स्टूडेंट्स, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि बात समझना, सिक्योरिटीज को उसने बोरो बेसिस पर ले लिया, उसको एक तरीके से रेंट दे दिया उसका, और बीच में जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो उसका बनेगा, दैट इज बोरोवर का। ठीक है, अब अगर ये सारा सिस्टम, ये सारी बात उन्होंने किसके थ्रू करी है, किसके थ्रू करी है? अगर उन्होंने स्टूडेंट्स एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी के थ्रू ये सारी बातें करी हैं, अपने आप नहीं, अरे मिस्टर भी ऐसा कर ले क्या, वो सिस्टम नहीं हुआ। ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज एन अप्रूव्ड स्कीम ऑफ द सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर उन्होंने ये जो सारा काम है बोरो और लेंड का, ये वाया एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी। अब अप्रूव्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसको सेबी ने अप्रूव कर रखा है, इंटरमीडिएरी। और स्टूडेंट्स, अब सेबी ने अप्रूव किया है तो उसने उसके लिए एक स्कीम भी बनाई है अंडर द लेंडिंग स्कीम ऑफ सेबी। ठीक है, उन्होंने इसके लिए एक लेंडिंग स्कीम बनाई है, उसके अंडर अगर अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी के थ्रू उसने ये सिक्योरिटीज उसको लेंड करी थी, सो इन दैट केस ऑल्सो, ओके अगदीप, एक मिनट ये पॉइंट कंप्लीट करके मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स, वहां पर क्या रहेगा, ये जो पर्सन है दैट इज मिस्टर बी, ये रेसिपिएंट है, इसने सर्विसेज ली है, लेकिन यहां पर इसी को टैक्स पे करना होगा, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। समझ आया अगदीप? आपके लिए मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बाकी सबको समझ आया? ठीक है, ओके, वाईफाई प्रॉब्लम हो रही थी, नो प्रॉब्लम। देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर स्टूडेंट्स सेबी के अंडर एक स्कीम आई, लेंडिंग स्कीम। सब ध्यान से सुनना दोबारा, लेंडिंग स्कीम ऑफ सेबी। उसमें क्या होता है, एक पर्सन जिसके पास कुछ सिक्योरिटीज है, मान लो मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए की सिक्योरिटीज हैं, वो उनको सेल आउट नहीं करना चाहता, एक तरीके से रेंट पे, उसको उधार पे दे सकता है, लेंड कर सकता है। यानी मिस्टर बी एक बोरोवर है, उसने बोरो कर ली, मुझे उधार पे ये दे दो, मीनवाइल जितना भी इंटरेस्ट बनेगा सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट अराइज होता है, वो सारा इंटरेस्ट मिस्टर बी का हो जाएगा। ठीक है, ये है आजकल का एक और नया बिजनेस, न्यू इंडिया न्यू बिजनेस। अब यहां पर लेकिन ये जो सारी स्कीम है ये किसके थ्रू होनी चाहिए? इट मस्ट बी थ्रू द अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी। अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी मतलब सेबी ने इंटरमीडिएरी मीडिएटर्स को अप्रूव कर दिया, ऑथराइज कर दिया, आप ये काम करवा लेना। उनको ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है अंडर द लेंडिंग स्कीम ऑफ सेबी। तो अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की लेंडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये सारा काम हुआ है ना दोस्तों, तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। समझ आया? आई होप अब आपको पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा, साथ ही साथ ये तो पता चल गया होगा कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। हमें तो लगता है अरे बस ठीक है ना, क्या चल रहा है, जीएसटी जाकर पर्सन लेता है, वो जीएसटी पे करता है, बात खत्म। बट द एक्चुअल रियलिटी इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आरसीएम के सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देयर इज नो पॉइंट कि आपको पेपर में क्वेश्चन ना मिले। क्लियर? सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। अगर अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो मैसेज करके मुझे जरूर बता देना कि मैम बहुत अच्छे से ये टॉपिक हमें समझ आ गया है।